जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें चल रहा है अध्याय 7 जिसका नाम है संघवाद। अभी तक आप इस चैप्टर से बखूबी परिचित हो चुके हैं। इस चैप्टर का नरेशन क्या है वो भी आप समझ चुके हैं। यहाँ पर आपने बहुत सारी उन बातों को समझ लिया है जो एक संघवादी राष्ट्र में होती है, और भारत का संघवाद कैसा है ये भी आपने समझ लिया है। भारत की केंद्र सरकार राज्य सरकारों से कैसे ताकतवर है ये भी आपको मैंने बता दिया है। अब मैं चल रहा हूं आपको समझाने कि भारत के संघवादी व्यवस्था में तनाव क्यों है। आपकी संघवादी व्यवस्था में स्टेट और सेंट्रल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, और आज ये भी समझेंगे कि स्वायत्तता क्या होती है और स्वायत्तता की मांग क्यों उठ रही है। देखो, आप ये जान लो कि हर इंसान चाहता है कि वो ज्यादा ताकतवर हो। तो जब इंसान चाहता है तो सरकारें तो चाहेंगी, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कोई लाजमी है। तो वैसे ही तो इसीलिए हमारे जो ये संघवादी व्यवस्था है, मैंने आपको बता दिया है कि हमारी संघवादी व्यवस्था में हमने केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्रदान कर रखी है और उसके कंपैरिजन में स्टेट्स को बहुत ही कम शक्तियां प्रदान की है, जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण है। इस कॉन्फ्लिक्ट का ये जो तनाव है हमारी संघवादी व्यवस्था में, इसका मुख्य कारण है शक्तियों का विभाजन। हमने काम तो बहुत सारे दे रखे हैं, किसको? स्टेट्स को, लेकिन उनको उस प्रकार से फंड प्रोवाइड नहीं है जो उनको उन कामों को करने में सक्षम बनाए, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ हो नहीं सकता। और मैंने आपको बताया है कि भारत सरकार के पास देश के सभी संसाधनों पर ज्यादा अधिकार है इन कंपेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो वही चल रहे हैं हम समझने कि क्या है तनाव के विषय और क्यों है ये तनाव, और इन तनावों को कैसे किया जा सकता है दूर। तो चलिए, पिछले पृष्ठों में हमने पढ़ा कि संविधान ने केंद्र को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की। यद्यपि संविधान विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग पहचान को मान्यता देता है, लेकिन फिर भी वह केंद्र को ज्यादा शक्ति देता है। उसने माना है कि पूरे भारत को एक जगह से नहीं चलाया जा सकता, ये सब मानता है, लेकिन फिर भी उसने केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्रदान की है। और मैंने आपको रीजन बता दिया है कि क्यों करा गया है, केंद्र को ज्यादा सशक्त क्यों बनाया गया है। एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है, तब यह स्वाभाविक ही है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज्यादा शक्ति तथा भूमिका की मांग उठाई जाए। इसी कारण राज्य ज्यादा शक्ति की मांग करते हैं। समय समय पर राज्यों ने ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग उठाई है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म होता है। केंद्र और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है, लेकिन स्वायत्तता की मांग एक राजनीतिक सवाल है जिसे आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है। स्वायत्तता का मतलब होता है ज्यादा आजादी। देखो, कोई भी, अब एक बात बताओ मुझे, अगर आप एक अलग राज्य बन रहे हैं, आप एक अलग शक्ति बन रहे हैं, तो हर इंसान चाहेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा ताकत मिले, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। जब तक आपके पास ज्यादा से ज्यादा ताकत नहीं रहेगी तब तक आप बेहतर काम नहीं कर सकते। आप अपने लिए कुछ भी काम करना चाहेंगे तो आपके पास ताकत होनी बहुत जरूरी है। बिना ताकत के आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही चीज हमारे देश की कॉन्फ्लिक्ट है। जब भी कोई राज्य बनता है, मान लो अब दिल्ली है, दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी अभी जो यहाँ की सत्ता में है, वो हमेशा ये मांग उठाती है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जिससे कि हमारे पास भी वो ताकत आ सके जो अन्य राज्यों के पास है। दिल्ली के पास अपनी खुद की पुलिस है, लेकिन वो उसके नियंत्रण में नहीं है।
वो किसके नियंत्रण में? केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के नियंत्रण में। तो ये क्या, तो इससे दिल्ली की कानून व्यवस्था पर दिल्ली सरकार का अधिकार नहीं है। अब जैसे और एक है, अभी आपने सुना होगा कि आपकी केंद्र सरकार ने दिल्ली के जो सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर उनके लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया कि दिल्ली सरकार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, आईएएस, आईपीएस, उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल की सरकार के आदेशों को माने, वो सीधे एलजी के आदेशों को मानेंगी। तो इस प्रकार से ये क्या है? एक कॉन्फ्लिक्ट का विषय है। ये सारे क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट उठते हैं और राज्यों के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और केंद्र के बीच में डिस्प्यूट होते हैं। हमेशा किस चीज के लिए? पावर शेयरिंग के लिए। हर कोई चाहता है, जैसे हम लोग भी चाहते हैं, हम नए जब हमारे पास नया नया पैसा आता है तो हम भी चाहते हैं कि घर वालों का इंटरफेरेंस हमारी लाइफ में कम ना हो। हम ज्यादा से ज्यादा जब चाहे तब उठे, जब चाहे तब सोए, है ना? ये चाहते हैं ना? तो वही चीज होती है जब आपका कोई स्टेट बनता है तो वो भी चाहता है कि उसके ऊपर उतनी विजिलेंस ना हो, किसकी? सेंटर की। वो अपने आप को कन्वे करे। यही यहां पर हम चल रहे हैं समझने। केंद्र राज्य संबंध, संविधान तो मत एक फ्रेमवर्क या ढांचा, इस पर ईंट गारा सुर्खी चूना चढ़ाने का काम राजनीति की वास्तविकताओं द्वारा होता है। अंततः भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ा है। 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य रहे। राज्यों को आशा थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों से विकास कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफी आशा बंधी थी। देखो, जब हमारा देश चलना स्टार्ट होता है, हमारे देश में पहला इलेक्शन होता है 1952 में, ठीक है? तो पूरे देश में किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस की। सेंटर में भी कांग्रेस और स्टेट्स में भी कांग्रेस। तो इसीलिए ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। लेकिन 1960 के बाद से स्टेट्स में अलग अलग सरकारें बनने लगी, अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनने लगी, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट होता है। क्योंकि जब तक आपका कोई विरोधी नहीं बैठता तब तक आपका कोई विरोध करेगा ही नहीं। और जिस दिन आपकी विचारधारा से अलग व्यक्ति वहां बैठेगा, वो आपसे कहेगा कि मुझे मेरे अधिकार दो, और आप भी उसके खिलाफ तब क्या करते हैं? भेदभावपूर्ण व्यवहार। जैसे आज के टाइम पर केंद्र सरकार पे यह आरोप लगता है कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, उन राज्यों को उस प्रकार से वित्तीय सहायताएं नहीं प्रदान की जाती जिस प्रकार की वित्तीय सहायताएं उन राज्यों को प्रदान की जाती है जिनमें भाजपा की सरकार है। ये चीजें तभी पता चलती है जब विपक्ष आता है, आप दूसरे फ्लोर पर सत्ता में। जैसे सेंटर में कांग्रेस थी तो कहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी आ गई थी, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तब पता चला कि राज्यों का और केंद्र के बीच में कैसा संबंध है और क्या कॉन्फ्लिक्ट है, किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे केंद्र के पास ज्यादा से ज्यादा वित्तीय शक्तियां हैं। आपके राज्य केंद्र सरकार पर निर्भर है अपनी आमदनी के लिए। तो तब ये कॉन्फ्लिक्ट पनपे, तब ये कॉन्फ्लिक्ट दिखने लगे। पहले क्या था? जब तक कांग्रेस का पूरा एक छत्र राज था तो कांग्रेस के अगर किसी राज्य को कम भी मिल रहा है, फिर भी वो राज्य उतनी मुखरता से नहीं बोलते थे, क्योंकि अपने घर की बात है, अपने घर में अंदर ही अंदर बात कर लेते। लेकिन जब विपक्ष आने लगा दूसरी साइड पर, तो वो मुखरता से बोलने लगा कि हमें केंद्र पैसा नहीं दे रहा है,
हमें केंद्र हमारा जो हम काम करना चाह रहे हैं उनमें आंगा डाल रहा है, हमें वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहा है, इसलिए हम ये काम नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें होने लगी, तब जाकर ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आया कि केंद्र और स्टेट्स के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, स्टेट और आपके सेंट्रल के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है और इनके कैसा रिलेशन है। तब पता चला, पहले जब तक दोनों ही स्थानों पर एक ही पार्टी थी तब ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने दिखाई नहीं पड़ा। ठीक है, आगे सुनो। 1960 के दशक के बीच में कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई और अनेक राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आ गए। इससे राज्यों की और ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग बलवती हुई। इस मांग के पीछे प्रमुख कारण यह था कि केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दल सत्ता में थे। जो बात मैंने बोली वही बात है थे। अंततः राज्यों की सरकारों ने केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लिए भी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों से संबंधों के तालमेल की बात पहले जैसी आसान नहीं है। इस विचित्र राजनीतिक संदर्भ में संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्तता की अवधारणा को लेकर वाद विवाद छिड़ गए। तब छिड़ा ये वाद विवाद कि हमें हमारे राज्यों को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाएं। हमें केंद्र पर, अगर हम केंद्र पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे तो हमारे होने का क्या फायदा। भाई अगर हमें सरकार बनाई है, आपने हमें अथॉरिटी दी है कि आप भी एक सरकार हैं, आप भी विकास काम को कराएंगे, आप भी नियम कानून बनाएंगे, तो उन नियम कानून को बनाने के लिए और उन नियम कानूनों को जमीनी हकीकत में तब्दील करने के लिए जो वित्तीय सहायता चाहिए, जो वित्तीय राशि चाहिए, उसको भी तो कमाने का अधिकार आप दीजिए ना, तभी तो हम कर पाएंगे। तब ये कॉन्फ्लिक्ट उठा, तब उनके मन में ये भावना पैदा हुई कि हमें भी और स्वायत्तता चाहिए, क्योंकि बिना स्वायत्तता के हम उन चीजों को नहीं कर पाएंगे जिन चीजों को हम करना चाहते हैं। क्योंकि भैया आप खुद बताओ, बिना पैसे के आप अपनी मर्जी की कुछ चीज खरीद सकती हो? आप किस पर डिपेंडेंट हो? अभी मम्मी पे, पापा पे। अगर वो नहीं कहेंगे तो नहीं मिलेगा। समझ में? आप भी चाहती हो कि जल्दी से जल्दी मैं कमाना स्टार्ट करूं जिससे कि मैं अपनी मर्जी की चीजें कर सकूं, है ना? क्योंकि आज हम एक पूंजीवादी समाज में, तो बिना पैसे के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही राज्यों के बीच में जिस प्रकार से आपके मन में है कि हम जल्दी से जल्दी स्वायत्त हो, आत्मनिर्भर हो, उसी प्रकार से राज्यों के मन में भी था। अभी तो घर में सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? मम्मी और पापा है, और हम लोग क्या है? हम लोग अलग अलग राज्य हैं। हम भी चाहते हैं कि हमें भी ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता मिले जिससे कि हम अपने पंखों को उड़ान भर सके। भाई अगर मान लो अब एक विपक्षी दल की सरकार बनी है, तो वो भी तो चाहेगी ना कि अगली बार फिर से मैं सत्ता में हूं। हर कोई चाहेगा। तो वो क्या करने का सोचेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा जनता के लिए काम करूं जिससे कि जनता अगली बार मुझे फिर से चांस दे, है ना? यही करेगा ना? तो पर वो जो करना चाह रहा है उसके लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। जो कमा भी रहा है वो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना पड़ रहा है। फिर वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे देने से आनाकानी कर रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट उठता है। तो फिर वो आंदोलन करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता चाहिए। स्वायत्तता का अर्थ समझिए, आजादी, ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भरता, ये है स्वायत्तता, ज्यादा से ज्यादा अधिकार। इस चीज की मांग है, राज्यों की ये मांग है कि हमें ज्यादा से ज्यादा, जिस प्रकार से हमारे ऊपर दायित्व ज्यादा है उस प्रकार से हमारी कमाई भी ज्यादा हो, हमें स्वतंत्र किया जाए केंद्र के हस्तक्षेपों से, हमें कुछ कामों को करने की आजादी दी जाए जिसमें केंद्र हस्तक्षेप ना करे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जो पहले थे राज्यों की स्थिति, आज वो नहीं है। आज राज्यों के पास ज्यादा स्वायत्तता है इन कंपेयर ऑफ 60 के दशक से। अगर आप 1960 के दशक से आज के राज्यों को कंपेयर करेंगे तो उनके पास स्वायत्तता बढ़ रही है, लेकिन फिर भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है और हम इसे नाजायज भी नहीं कह सकते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो देश को एकजुट नहीं रखा जा पाएगा। देश को एकजुट एक सूत्र में बांध के रखना है
तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो देश एकजुट नहीं रह पाएगा। किसी राज्य में ये भावना पैदा हो हमें तो भारत से ही अलग होना, तो फिर क्या उस चीज को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का हर राज्य पर विजिलेंस होना बहुत जरूरी है और हर राज्य की सरकार पर उसका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी देश के लिए। इसीलिए हमारे देश के संविधान में आजादी में जब हमारा देश बटा दो टुकड़ों में, तो उस चीज को देखकर हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इस बात को बहुत ही अच्छे से अपने मस्तिष्क में बिठा लिया था कि हमें अपने देश की केंद्र सरकार को राज्यों के कंपैरिजन में ज्यादा शक्ति प्रदान करनी है, जिससे कि राज्य केंद्र पर निर्भर रहे। समझ में आई बात? तो पापा मम्मी भी यही करते हैं अपने बुढ़ापे तक, जब तक उन्हें नहीं लगता कि हम अंतिम शैया पर हैं, तब तक वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं करते, जिससे कि आप उन पर डिपेंडेंट रहो। समझ में आई बात? वो उनका तरीका है जिससे कि आप उनकी सेवा, उनकी देखभाल करते रहो, उनकी देखभाल में आप कोताहट ना करो, नहीं तो प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाओ। समझ में आई बात? तो ये अपना अपना तरीका है चीजों को कंट्रोल में रखने का, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का तरीका है। समझ में आई बात? पर राज्य अपनी मांग उठा रहे हैं, उनकी भी बात सही है भाई कि अगर हम एक सरकार है तो हमारे पास अगर अधिकार ही नहीं होंगे, तो जैसे दिल्ली सरकार बैठ जाती है धरने पर, बोलती है कि हमें जब पैसा ही नहीं मिल रहा सेंट्रल गवर्नमेंट से तो हम काम कैसे करेंगे। उनकी भी बात सही है। देखो यहाँ पर राजनीति आ जाती है बहुत ज्यादा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि ये राज्य सरकार काम ना करे, जिससे कि फिर मेरी पार्टी की सरकार बन जाए, वहां पर मेरी पार्टी की सरकार बन जाए। अगर मान लो राजस्थान में, अभी राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की है। कांग्रेस की है तो कांग्रेस की सरकार के कामों में इंटरफेरेंस कर करके जानबूझ के, जिससे कि कांग्रेस की सरकार का राजस्थान की जनता में क्या नेगेटिव छवि बन जाए, और जब चुनाव हो तो इसी चीज का फायदा उठा के भाजपा सत्ता में आ जाए, दोनों सेंट्रल और स्टेट एक हो जाएंगे, तो फिर काम आसानी से हो जाएगा। जैसे यूपी में है, अभी यूपी में भी भाजपा की सरकार है और सेंटर में भी भाजपा की सरकार, तो इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि दोनों एक ही विचारधारा की सत्ता वहां पर विराजमान है। समझ में आई बात? तो ये चीजें समझने की बहुत जरूरत होती है। कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ किसका है? सत्ता प्राप्ति का है। वैसे तो केंद्र का दायित्व है कि राज्य अगर कुछ मांग रहा है तो उसे दिया जाए, राज्य अगर मांग रहा है इसे तो कुछ दिया जाए, लेकिन एट द एंड कहा ना, राजनीति है सारी, और ये नेगेटिव राजनीति है, पॉजिटिव राजनीति नहीं है, ये अपनी हित की राजनीति है, ये देश को चलाने की राजनीति नहीं है। समझ में आएगा? आगे सुनो। आखिरकार 1990 के दशक से कांग्रेस का वर्चस्व काफी कुछ खत्म हो गया है और हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किया। राज्यों में भी विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए हैं। इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और एक मजे हुए संघवाद की शुरुआत हुई। इस तरह दूसरे दौर में स्वायत्तता का मसला राजनीतिक रूप से सरगर्म हुआ है। तो ये है। अब जैसे 1990 के बाद हमारे देश में कोएलिशन गवर्नमेंट रही है, जितनी भी सरकारें रही हैं वो गठबंधन की रही हैं। अब कोई भी देखो 1990 से लेकर 2014 तक जो भी भारत में सरकार रही है सेंटर में, वो गठबंधन की सरकार रही है। गठबंधन मतलब किसी एक पार्टी के पास इतना बहुमत नहीं था कि वो सेंटर को रन कर सके। जैसे आज भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, अपार बहुमत है, तो वो अपने दम पर सेंट्रल गवर्नमेंट को चला रही है। उसे कोई मतलब नहीं है कि उसका कोई साथ दे या ना दे, क्योंकि उसके पास अपार बहुमत है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पीरियड था इसमें जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी थी उसे स्टेट्स की पार्टियों का भी सपोर्ट था, तो उसे स्टेट की पावर का रिस्पेक्ट करना पड़ता था। तो इस पीरियड में, ये जो पीरियड था, इस पीरियड में स्वायत्तता की मांग पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई और राज्यों को बहुत कुछ मिला जो उन्होंने सोचा भी
नहीं था और आज स्वायत्तता की एक अलग दशा बन गई है, एक अलग एक दृष्टिकोण बन गया है कि स्वायत्तता और कितनी बढ़ाई जा सकती है और राज्य और मांग कर रहे हैं कि हमें और मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपने क्षेत्र की जनता की भलाई करनी है तो हमारी स्वायत्तता में और बढ़ोतरी होनी चाहिए। चल रहे हैं अब समझने स्वायत्तता की मांग को, क्या है स्वायत्तता की मांग और राज्य इसकी मांग क्यों उठा रहे हैं। समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई, लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वायत्तता का अलग अलग मतलब हो सकता है। देखो, हर राजनीतिक दल का अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। मेरा अलग दृष्टिकोण है और आपका अलग दृष्टिकोण, एक ही चीज को देखने का मेरा अलग दृष्टिकोण हो सकता है और आपका अलग दृष्टिकोण। तो भारत में दल भी एक तो नहीं है ना, दल भी बहुत सारे हैं। यहाँ भाई व्यक्तियों के आधार पर विचार बदलते हैं। मैंने कहा ना, आपका अलग विचार है तो मेरा अलग विचार है, और यही तो सौम्यता है, यही तो सुंदरता है लोकतंत्र की कि यहाँ पर विचारों की क्या करी जाती है, इज्जत करी जाती है। सब सबके विचारों की इज्जत करते हैं, कोई किसी के विचारों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। यही है लोकतंत्र, यही है लोकतंत्र। वास्तविक लोकतंत्र यही होता है जहां पर विचारों का आदर किया जाता है। लेकिन फिर भी राजनीति है भाई, जो बड़ा होता है वो चाहता है कि उसके सामने कोई भी उसका विरोध ना करे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी चाहते हैं कि हमेशा उनके फेवर में ही सब चले। भाई ऐसा तो नहीं है ना, लोकतंत्र का मतलब ये है कि आपका विपक्ष होना चाहिए। अगर आपका विपक्ष नहीं तो लोकतंत्र ही नहीं है इसका मतलब। तो अगर विपक्ष भी आपके मुंह में मुंह डालकर बोल रहा है तो विपक्ष होने का मतलब क्या है? वो विपक्ष नहीं है, वो समझ नहीं पा। विपक्ष का मतलब है कि आपकी गलतियों को उजागर करे, वो आपसे सवाल करे, वो और सटीक सवाल करे। समझ में आई बात? तो यही है, जब राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार आती है तो वो स्वायत्तता की मांग उठाते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले, जिससे कि हम अपने देश की जनता की ज्यादा से ज्यादा भलाई कर सके, हम अपनी जनता का ज्यादा से ज्यादा उद्धार कर सके और हम अपनी जनता में अपना अस्थायित्व स्थापित कर सके। ये सारी चीजें होती हैं। आगे सुनो, अभी आपको पता चलेगा कि अलग अलग दलों का क्या है नैरेटिव। किसी दल का ये मांगना है तो किसी दल का ये मांगना है, कोई दल कुछ और कहता है। सब अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार चलते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी, यूपी में समाजवादी पार्टी है, आपकी समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है ना, तो इनका अलग नैरेटिव है। वहां के लोगों के हिसाब से ये लोग बात करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रीय दल है, ये राष्ट्रीय पार्टियां नहीं है। तो ये अपने क्षेत्र के हिसाब से काम करते हैं। इनको मतलब नहीं है, इनको अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठानी है। तो इनके क्षेत्र की जनता की जो समस्या होगी ये वो उठाएंगे भाई, क्योंकि उनको तो अपने क्षेत्र की जनता से मतलब है ना। और राष्ट्रीय पार्टियों को किससे मतलब है? पूरे देश के मुद्दों से। तो वो उस हिसाब से मांग करेंगे, उस हिसाब से बात करेंगी। तो सबका नरेशन अलग अलग है। कांग्रेस का संघवाद को देखने का दृष्टिकोण अलग होगा, भाजपा का अलग होगा, बीएसपी का अलग होगा, एसपी का अलग होगा, आरएलडी का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? क्षेत्रीय। जो क्षेत्र के दल है वो क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखेंगे, और जो आपके राष्ट्रीय दल है वो राष्ट्र के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि वो तो केंद्र की सत्ता में है ना। उनको पता है कि चलो भाई 2 टर्म बीजेपी रही है, तो तीसरा नहीं तो चौथा टर्म तो हमारा आएगा। अगर हम आज ऐसी बात कर देंगे तो फिर जब हम आएंगे तो हम क्या ये काम कर पाएंगे? तो इसीलिए हर दल का नरेशन अलग अलग होता है, हर दल का अलग होता है। जिसका जैसा क्षेत्रफल होता है वो वैसी मांग करता है, वो वैसी मांग करता है। सुनिए कैसी कैसी मांगे हैं स्वायत्तता की। कभी कभी इन मांगों के पीछे यह इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्य के पक्ष में बदला जाए तथा राज्यों को ज्यादा तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाए। समय समय पर अनेक राज्यों, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और दलों, ये राज्य हैं और इनके दल द्रमुक, अकाली दल, माकपा ने स्वायत्तता की मांग की है। तो ये अलग अलग तरीके से इनकी स्वायत्तता की मांगे होती हैं। सबकी अपनी अपनी है।
हर राज्य की, हर पार्टी की अपनी अलग ही विचारधारा होती है और वो अपने विचारधारा के अनुसार मांग करते हैं कि हमें ऐसी स्वायत्तता मिलनी चाहिए, हमारे राज्य को ऐसी स्वायत्तता मिलनी चाहिए। अब जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु कहता है हमारे ऊपर हिंदी को मत डालो, हम हिंदी बोलेंगे ही नहीं। वो पूर्ण रूप से हिंदी का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी भाषा, हम अपनी भाषा में ही काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। हम अंग्रेजी एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन हिंदी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये उनका मानना है। बंगाल का भी यही मानना है और पंजाब का भी यही मानना है। पंजाब में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। पंजाब में और भी बहुत, जैसे पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ को हमारी राजधानी बना दिया जाना चाहिए क्योंकि चंडीगढ़ हमारा ही पार्ट है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो एक अन्य मांग यह है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और साधनों पर उनका ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इसे वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की मांगों में भी ज्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा छुपी हुई है। सबकी है, पैसा सबकी प्राथमिकता है। सब चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा कमाई के साधन हो जिससे कि वो जनता की ज्यादा से ज्यादा भलाई कर सके, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ होगा ही नहीं। आपके पास कितना भी बेटर प्लान क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप उस बेटर प्लान को कभी इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। तो इन सरकारों का, पश्चिम बंगाल की सरकार का भी यही मांगना है। मैं आपको साफ बता देता हूं, जब भी विपक्ष रहेगा राज्यों में तो वो मांग करेगा, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की सरकार जब सेम रहेगी तो ऐसी कुछ भी मांग नहीं होगी, ऐसी कुछ भी मांग नहीं होगी। ये बात जान लो। जब दोनों तरफ अलग अलग बच्चे बैठेंगे तब बात होगी, तब डिबेट होगी, तभी होगा ये सारी चीज कि हमें स्वायत्तता चाहिए, हमें ज्यादा पैसे चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तब उनको कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ते हैं और अपनी जनता को बताना पड़ता है कि हम आपके लिए कितना ज्यादा काम करने के लिए इच्छुक हैं, केंद्र सरकार हमें रोक रही है करने से। तो तब वो इस प्रकार की नौटंकी करते हैं, या कहीं सही भी करते हैं। भाई केंद्र सरकार उनको पैसे देने में आनाकानी करती है, ये हकीकत है। विपक्ष में जो सरकार होती है उसके काम में आंगा डालने का काम करती है केंद्र सरकार। अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, दूसरी पार्टी की सरकार, तो उसे पैसे देने में केंद्र सरकार आनाकानी करती है, और ये हकीकत है, ये कोई झूठ नहीं है। ये संघवाद का एक कह लीजिए गलत प्रयोग होता है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन भाई कोई क्या कर सकता है। फिर विपक्षी जो राज्यों में वो भी मांग उठाते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे दिए जाए जिससे कि हम अपनी क्षेत्र की जनता का ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके। हमें भी हमारे राज्य के संसाधनों पर ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाए जिससे कि हम अपनी कमाई कर सके और अपनी जनता की भलाई में उन पैसों को यूटिलाइज कर सके। लेकिन केंद्र है, केंद्र भाई वो नहीं देगा आपको पैसे के पे अधिकार। वैसे तो भाई झारखंड में जो रिसोर्सेज है वो झारखंड की जनता में लगने चाहिए, लेकिन जो उससे कमाई होती है ना वो केंद्र सरकार सब में बांटती है। किसी झारखंड को थोड़ी ना अकेले मिल रहा है, झारखंड को अकेले नहीं मिल रहा उस पैसे। झारखंड के रिसोर्सेज का प्रयोग पूरे भारत के विकास पे लगाया जा रहा है, ना कि सिर्फ झारखंड पर। झारखंड के रिसोर्सेज को अगर झारखंड पे लगाया जाता तो झारखंड बहुत ज्यादा उन्नत हो जाता। झारखंड बहुत कमाई देता है, मिनरल फुल राज्य है, वो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है नेचुरल उसके पास, फिर भी वो इतना गरीब है। क्यों? क्योंकि उसके रिसोर्सेज को उस पर ही अप्लाई नहीं किया जा रहा है। समझ में आई बात? अब जैसे गुजरात इतना रिच है, महाराष्ट्र इतना रिच है, क्यों है भाई? क्योंकि इनके पास मार्केट स्कोप है, इनके पास मार्केट है, ये वर्ल्ड मार्केट से कनेक्टेड है। किसके माध्यम से? समुद्र मार्ग से। तो ये इसीलिए इतने वेल्दी स्टेट्स हैं, इतने अमीर हैं। इनकी अमीरी के पीछे ये भी कारण है, और रिसोर्सेज को वहां ज्यादा अप्लाई किया जा रहा है, ये भी एक कारण है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके कारण से राज्यों के बीच में और आपकी केंद्र सरकारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। आप ये बात याद रखना कि कॉन्फ्लिक्ट तभी पैदा होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में अलग अलग पार्टियों की सरकार, तभी ये स्वायत्तता की मांग उठती है, तभी ये वित्तीय संकट, वित्तीय
तालमेल की मांग उठती है, नहीं तो कोई भी मांग नहीं करता। यूपी सरकार ने कभी केंद्र सरकार पे ये आरोप लगाया कि हमें पैसे नहीं मिल रहे? नहीं। 7 साल हो गए ना, कभी एक बार भी आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा हो कि मोदी जी मुझे वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहे? नहीं सुना होगा आपने। लेकिन आपने हमेशा छत्तीसगढ़ की सरकार से, राजस्थान की सरकार से, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, इन राज्यों की सरकारों से जरूर सुना होगा कि हमें केंद्र उस प्रकार से सहयोग नहीं कर रहा है जिस प्रकार से उसे करना चाहिए। जिस प्रकार से उसे करना चाहिए वो उस प्रकार से सहयोग नहीं कर रहा। क्यों ये लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये विपक्षी दल है और इनको अपने उस राज्य में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ये करना पड़ता है। ये राजनीति है, यही राजनीति। इसी को तो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि जितने हमारी राजनीतिक पार्टियां दिखाती है ना उतना वो करती भी नहीं है। आगे सुनो। स्वायत्तता की मांग का तीसरा पहलू प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित है। विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं। आपको मैं बता ही चुका हूं कि केंद्र सरकार का पूरे राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण होता है, क्योंकि वहां पर जो डिप्लॉयड आईएएस आईपीएस होते हैं वो सारे के सारे केंद्र के होते हैं। तो हमेशा केंद्र को, राज्य सरकारों को यह डर लगा रहता है कि केंद्र सरकार उन पर अपने उल्लू छोड़ रखे हैं उसने, जो उनके ऊपर विजिलेंस करते रहते हैं। तो केंद्र सरकार से, राज्य सरकारें हमेशा केंद्र सरकार से नाखुश रहती हैं कि उनके प्रशासन तंत्र में केंद्र के लोगों को बिठाया गया है। लेकिन ये एक तरीका है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है। ये उनका एक तरीका है। इसके अतिरिक्त स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा। अगर आज के टाइम पे उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है तो उसके अलग होने में सबसे बड़ा कारण ही भाषा थी, संस्कृति थी। भाषा और संस्कृति के कारण ही उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, पंजाब से हरियाणा और हिमाचल अलग हुआ। समझ में आई बात? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और आपके आंध्र प्रदेश से आपका तेलंगाना अलग हुआ। इसीलिए भाषा के कारण, संस्कृति के कारण ये हैं उनके मुख्य मुद्दे जिनके कारण वो अलग हुए हैं। प्रमुख मुद्दा तो भाषा है, क्योंकि भाषा ही, देखो भारत में जितने भी राज्य हैं ना वो सारे के सारे भाषा के आधार पर बने हैं। उनके बनने के पीछे और कोई सिद्धांत नहीं काम करता। भारत का पूरा आप निर्माण देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि भारत का निर्माण भाषाई आधार पर हुआ है। ये जो लद्दाख को बांटा गया है जम्मू कश्मीर से अलग करके, इसको किस आधार पर बांटा गया है? इसको भी भाषा के आधार पर ही बांटा गया है और कोई आधार नहीं इसमें। तो स्वायत्तता की मांग का प्रमुख आधार भाषा और संस्कृति भी होती है। ठीक है, जैसे यूपी में ये मांग उठ रही है कि यूपी को 3 खंडों में बांटा जाए, 3 भागों में बांटा जाए, जिससे कि यूपी की संस्कृति को और भाषा को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता मिल सके। क्योंकि यूपी में 3 भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती है। कौन कौन सी? आपकी ब्रज, अवधी और भोजपुरी। ब्रज, अवधी और भोजपुरी, है ना। इसके अतिरिक्त स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई भी है, हो सकती है। तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग। इसके कुछ उदाहरण, कुछ राज्यों जैसे कुछ राज्य ऐसा महसूस करते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व है। दरअसल 1960 के दशक में तो कुछ राज्यों में हिंदी को लागू करने के विरोध में आंदोलन भी हुए। समझ में आई बात? तो यही सारी चीजें हैं कि आपके देश में हर राज्य चाहता है कि उसके पास, हर राज्य सरकार चाहती है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा ताकत हो और राज्य की जनता को उस राज्य की सरकार मैनिपुलेट करती है कि उसकी जनता उसके सपोर्ट में रहे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो केंद्र से सत्ता को हासिल कर सके। समझ में आई बात? तो ये कार्टून भी इसी चीज को परिभाषित करता है कि ये नेहरू जी हैं और नेहरू जी के सामने सारे राज्य हैं और राज्य ये नीचे वाला राज्य है जिसके ऊपर सारे के सारे केंद्र लगी हुई है। देखो, संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा पर बहस के दौरान नेहरू का हिंदी भाषी
प्रांतों से दूसरों के प्रति उदारता बरतने के लिए आग्रह करना पड़ा। भाई हिंदी का ज्यादा वर्चस्व है और ये अन्य भाषाएं वाले हैं राज्य हैं, ये अन्य भाषा वाले, ये जो नीचे है ये सारे हिंदी भाषी राज्य हैं और ये दूसरी भाषा को बोलने वाला राज्य है। तो नेहरू जी कह रहे हैं और सारे राज्यों से हिंदी भाषी राज्यों से कि आपको अन्य राज्यों की भाषा का भी सम्मान करना चाहिए और ये यथार्थ है और भारत की सरकार को भी ये करना चाहिए जिससे कि राज्यों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके, इंग्लिश को प्रमोशन कम मिले और भारतीय भाषाओं को ज्यादा प्रमोशन मिले जिससे कि भारत एक रूपता में बन सके, क्योंकि अंग्रेजी हमारी क्षेत्रीय भाषा और हमारी राष्ट्रीय भाषा का विकल्प नहीं हो सकती, क्योंकि जितना हम अपनी भाषाओं को महत्व प्रदान करेंगे उतनी हमारी शिक्षा उन्नतशील होगी। आप ही बताओ मुझे, आप अपनी भाषा में ज्यादा बेहतर सोच पाती हैं कि अंग्रेजी में ज्यादा बेहतर? अपनी भाषा में। अपनी भाषा सबकी प्राथमिक भाषा होती है जिसमें उसे सोचने में सबसे ज्यादा आसानी होती है। तो अगर हमें शिक्षा को उस स्तर पर पहुंचाना है तो हमें अपनी प्राथमिक भाषाओं को, हमें अपनी मातृभाषाओं को, हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देना पड़ेगा और ये नेहरू जी ने बहुत अच्छे से समझा था। इसीलिए उन्होंने राज्यों का गठन ही भाषा के आधार पर किया था जिससे कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके और राज्य ज्यादा से ज्यादा अपना विकास कर सके। आज के लिए बस इतना, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।